तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। लाखों है मगर तुम सा यहाँ कौन हंसी है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आप जो भी मंजिल की सफ़र कर रहे हैं उसको अपनी जान बनाइएगा, तभी आपको मंजिल की प्राप्ति होगी। तो हम दोस्तों कर रहे थे गोदान उपन्यास की प्रश्नोत्तरी, जिसके हमने 4 भाग पढ़ लिए हैं, यानी कि 200 प्रश्नों का अभ्यास हमने दोस्तों कर लिया है। यदि आपने अभी तक हमारे साथ में गोदान नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़िएगा, और आपके लगता है कि टाइम नहीं है तो प्रश्नोत्तरी को आप ज़रूर करिएगा। प्रश्नोत्तरी की पीडीएफ यदि चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा और मुझे मैसेज करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये प्रश्नोत्तरी आपको सारी रचनाएं दोस्तों करवाई जाएंगी। यदि कोई रचना को आप पढ़ना चाहते हैं, नहीं मिल रही है, तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए 201वां प्रश्न है आपका। शौक था शायरी और शराब का, औरत केवल मनोरंजन की वस्तु थी, बहुत दिन हुए हृदय का दिवाला निकाल चुके थे। कथन किस पात्र की तरफ संकेत करता है? खन्ना, तंखा, गोबर, राय साहब। बताइए कितने क्वेश्चन सही होते हैं दोस्तों। आप में से कोई भी जवाब नहीं देता है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितने भी आपको सही हो रहे हैं, आपको लगातार प्रैक्टिस से आपका जो रेशियो है वो आपको बढ़ेगा। शौक था शायरी और शराब का, तो ये दोस्तों कथन है वो हमारे किसकी तरफ? तो देखिए थोड़ी सी इसमें हो गई है दोस्तों टाइपिंग की मिस्टेक। यहाँ पर मिर्जा खुर्शीद, ये जो कथन है किसकी तरफ संकेत करता है? मिर्जा खुर्शीद जी की तरफ संकेत करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिर्जा खुर्शीद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मिर्जा खुर्शीद के संबंध में गलत वक्तव्य है। मित्रों की मंडली में वह विनोद के पुतले थे, काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई ना था राय साहब को छोड़कर। ना अपना लेना याद रखते थे ना दूसरों का देना, उनके लिए आज जीवन था, नम्रता के सामने दंडवत करते थे। बताइए कौन सा कथन है यहाँ पर गलत है? तो देखिए पहला जो कथन है, मित्रों की मंडली में विनोद के पुतले थे, बिल्कुल सही बात है मिर्जा जी के बारे में। काउंसिल में उनसे ज़्यादा उत्साही मेंबर कोई ना था, ये बात सही है। राय साहब का यहाँ पर कोई भी उल्लेख नहीं आया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ना अपना लेना याद रखते थे ना दूसरों को देना, ये भी बात बिल्कुल सही है। उनके लिए आज जीवन था, नम्रता के सामने दंडवत करते थे, और यदि किसी ने शान दिखाता था तो उसके आगे उसके पीछे हाथ धो करके पड़ जाते थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बढ़ते हैं। लेखक ने तनखा के व्यक्तित्व के वर्णन में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया है, कौन सा उनमें से नहीं है? देखिए जब तनखा जी का जिक्र करते हैं मुंशी प्रेमचंद, तब वो कुछ मुहावरों के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का चित्रण करते हैं, तो कौन सा मुहावरा उसमें से नहीं है? अड़ंगा लगाना, बालू से तेल निकालना, दुम झाड़ कर निकल जाना, फटे में टांग अड़ाना। बताइए। लेखक ने तनखा के व्यक्तित्व के वर्णन में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया है, तो देखिए अड़ंगा लगाना इसका मुहावरा है बिल्कुल। बालू से तेल निकालना भी उनके व्यक्तित्व के संबंध में कहा गया है। दुम झाड़कर निकल जाना भी उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। फटे में टांग अड़ाने मुहावरे का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए क्या लिखा है प्रेमचंद जी ने, नीचे हम पढ़ते हैं। मिस्टर तनखा दांव पेच के आदमी थे, सौदा पटाने में, मुआमला सुलझाने में, अड़ंगा लगाने में, बालू से तेल निकालने में, दुम झाड़कर निकल जाने में बड़े सिद्धहस्त। कहिए नाव में रेत चला दें, पत्थर पर दूब उगा दें। तो ये हमारे प्रेमचंद जी ने कहा है तनखा जी के बारे में कि नाव में रेत चला दें, ये भी क्या है? पत्थर पर दूब उगाना, ये मुहावरा है।
दुम झाड़कर निकल जाना मुहावरा है, बालू से तेल निकालना मुहावरा है, अड़ंगा लगाना मुहावरा है, मुआमला सुलझाना है जाएगा, सौदा पटाना मुहावरा। तो ये सारे मुहावरे हैं वो तनख्वाह के व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किए गए हैं। आगे चलते हैं। लेखक के अनुसार तनख्वाह का कार्य कौन सा नहीं था? ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलाना, नई कंपनियां खोलना, चुनाव के अवसर पर उम्मीदवार खड़े करना, किसानों के हितों के लिए मुकदमा लड़ना। बताइए, लेखक के अनुसार तनख्वाह का कौन सा कार्य नहीं था? तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, ताल्लुकेदारों को महाजनों से कर्ज दिलवाते थे, ठीक है, दाव पेच वाले आदमी थे, नई नई कंपनियां खुलवाते थे, चुनाव के समय पर लोगों को ज़बरदस्ती खड़े करवा देते थे और फिर दूसरी पार्टी से कुछ दे दिवा करके उसको बैठवा देते थे, उसी में उनका खुद का व्यवसाय भी हो जाता था। तो ये भी था। किसानों के हितों के लिए कोई मुकदमा लड़ने का तनख्वाह जी का जिक्र नहीं आया है। आगे चलते हैं। मुझे अब इस डेमोक्रेसी से भक्ति नहीं रही, जरा सा काम और महीनों की बहस, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए अच्छा स्वांग है। कथन किसका है? खन्ना, लेखक, तनख्वाह, मिर्जा खुर्शीद। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे मिर्जा खुर्शीद का कथन है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मिर्जा जी का कथन नहीं है? ठीक है। जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वह व्यवहार में बड़े बड़े व्यापारियों और जमींदारों का राज्य है। मेरा प्रोपेगेंडा अब डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा। एक इंजन जिस गाड़ी को मज़े से हजारों मील खींच ले जा सकता है उसे 10,000 आदमी मिलकर भी उतनी तेजी से नहीं खींच सकते। जेब में रुपए हों तो थोड़ी सी बीमारी सुख की वस्तु है। बताइए, निम्न में से कौन सा मिर्जा का कथन नहीं है? जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो देखिए, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो व्यवहार में ये बात बिल्कुल सही है। मेरा प्रोपेगेंडा डेमोक्रेसी के खिलाफ होगा, ये भी बात बिल्कुल सही है। एक इंजन जिस गाड़ी को खींच सकता है, ये भी बिल्कुल। तो देखिए, पहला कथन हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तीसरा भी मिर्जा जी का हो जाएगा। चौथा जो कथन है दोस्तों वो मुंशी प्रेमचंद जी का कथन है कि तनख्वाह है वो सोच रहे हैं इस प्रकार की बातें। ठीक है, तो ये तनख्वाह के मुंह से कहलवाया नहीं गया, बल्कि वो ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं अपने कथन में और ऐसा कह रहे हैं कि तनख्वाह जी ये सोच रहे हैं। तो ये वो कथन है, तीनों कथन उनके हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके क्रीड़ा में जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव सब में है। उसकी स्फूर्ति जीवन सा विखेरती चलती थी जैसे फूल सुगंध विखेरता है। लेखक के द्वारा यह वक्तव्य किस पशु के संबंध में दिया जा रहा है? बाघ, तेंदुआ, हरिण, बारहसिंगा। बताइए, उसके क्रीड़ा में जीवन में जो आकर्षण था, जो आनंद था, वह क्या इस निर्जीव शब में है। उसकी स्फूर्ति जीवन सा विखेरती चलती थी जैसे फूल सुगंध विखेरता है। लेखक द्वारा यह वक्तव्य किस पशु के? तो दोस्तों कौन? मिर्जा जी ने किसको मार दिया था? एक हरिण को मार दिया था। उसके बारे में लेखक ये कह रहा है कि मिर्जा जी सोच रहे हैं। मैं जानता हूं कि दौलत से तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं। मैं जानता हूं कि दौलत से तकल्लुफ के कितने सामान जमा किए जा सकते हैं, मगर यह भी जानता हूं कि दौलत इंसान को कितना खुदगर्ज बना देती है, कितना ऐशमंद, कितना मक्कार, कितना बेगैरत। किसका कथन है? खन्ना, लेखक, मिर्जा खुर्शीद और राय साहब। बताइए, तो ये भी दोस्तों किसका कथन है? मिर्जा खुर्शीद का कथन है। आगे चलते हैं। झिंगुरी सिंह की कर्ज देने की प्रणाली के संबंध में असंगत कथन क्या है? देखिए, प्रेमचंद जी ने, झिंगुरी सिंह है वो एक महाजन है और उनकी कर्ज देते समय जो जो बातें वो ध्यान में रखते हैं, जिस तरह की वो देते हैं, उसका जिक्र किया है। तो कौन सा उसके संबंध में असंगत है? झिंगुरी सिंह गांव के सबसे बड़े महाजन थे, महाजस नहीं है, महाजन थे।
वह पक्का कागज़ लिखते थे, नजराना अलग देते थे, दस्तूरी अलग, स्टाम्प की लिखाई अलग। उस पर 1 महीने का ब्याज पेशगी काटकर रुपया देते थे। 25 रुपये का कागज़ लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। ये बात है, इसमें से कौन सा है वो गलत मैंने यहाँ पर लिख दी है, बताइए। तो देखिए ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए झिंगुरी सिंह सबसे बड़े महाजन थे, बिल्कुल सही बात है। ये भी बात बिल्कुल दोस्तों सही है। उस पर 1 महीने नहीं दोस्तों, 1 साल का ब्याज पेशगी काट कर रुपये देते थे। 1 साल आ जाएगा, 25 रुपये का कागज़ लिखा तो मुश्किल से 17 रुपये हाथ लगते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। लड़ाई झगड़ा तो जिंदगी का धर्म है, इससे जो अपने हैं पराये थोड़े ही हो जाते हैं। जब घर में 4 आदमी रहते हैं तभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसके कोई है ही नहीं उससे कौन लड़ाई करेगा। कथन किसका किससे है। होरी का धनिया से, होरी का गोबर से, होरी का शोभा से, होरी का हीरा से, बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो हो जाएगा किसका, होरी का हीरा से कथन है। जब होरी है वो शोभा के घर से कहाँ आ रहा होता है, वापस आ रहा होता है शोभा की हालचाल पूछ करके, तभी उसको हीरा कौड़े के पास दिखाई देता है। किस लिए आया था। हीरा कहता है कि मैं तो कौड़े में से आग लेने के लिए आया था। तब दोनों में बातचीत होती है। तब हीरा कहता है कि हाँ भाई दादा, आपने जो मेरे साथ में बचपन में आपने मेरा लालन पालन किया था, दवाई वगैरह खिलाते थे, तो मैं उस बात को कैसे भूल सकता हूँ। यदि आपने नहीं किया होता तो आज आपसे लड़ने के लिए मैं जिंदा थोड़ी होता। तब होरी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जब घर में 4 आदमी रहेंगे अपने कुछ होंगे तभी तो लड़ाई होगा, जिसके कोई है ही नहीं तो उससे कौन लड़ेगा। तो होरी का ये हीरा से कथन है। आगे चलते हैं। सुंदरिया गाय का नाम था तो उसके होने वाले बछड़े का क्या नामकरण हुआ था। गोपाल, मटरू, मगरू, कबरू, बताइए। तो गाय का नाम क्या था, सुंदरिया था, और उसके होने वाले बछड़े का नाम हो गया था दोस्तों मटरू। ठीक है, वो नामकरण पहले से ही कर दिया गया था। आगे चलते हैं। होरी के गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य कौन थे। मंगरू शाह, दाता दीन, झिंगुरी सिंह, पटेशरी। होरी के गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य कौन थे। होरी के गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य दोस्तों हो जाएंगे कौन, दाता दीन थे। जब गाय मर जाती है तो होरी सीधे सीधे किसको, दाता दीन को बुला करके लाता है। तब लेखक लिखता है कि गांव में एकमात्र वही पशु चिकित्सा के आचार्य थे। आगे चलते हैं। गांव के पंचों द्वारा दरोगा को दिए जाने वाले रुपयों के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। देखिए दरोगा जी आते हैं गाय मरने पर और तब होरी से वो रुपए मांगते हैं, तो कौन प्रस्ताव रखता है, किस प्रकार का प्रस्ताव कौन कौन पंच रखता है वो आपको बताना है। दातादीन 50 रुपये की कहता है, झिंगुरी सिंह 100 रुपये की कहता है, नोखेराम 80 रुपये की कहता है, पटेश्वरी 20 रुपये की कहता है। कौन सा इसमें से गलत है। तो पूरा का पूरा दोस्तों उपन्यास प्रश्नों के माध्यम से उधेड़ करके रख दिया है। यदि आप प्रश्न भी कर लेते हैं तो आप पेपर के बाद आकर के बताना कि कौन सा प्रश्न है वो आपको यहाँ से नहीं मिला है। सीधे सीधे आपको प्रश्न है वो मिल जाएगा यदि आप करते हैं, लगातार बनते हैं, 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए पंचों के द्वारा प्रस्ताव रखा गया था। दातादीन ने 50 रुपये देने की कहा था, झिंगुरी सिंह ने 100 रुपये देने की कहा था, नोखेराम दोस्तों 100 रुपये की कहा था। 80 रुपये नहीं बल्कि कितने रुपये, 100 रुपये की कहता है। पटेश्वरी है वो 20 रुपये की कहता है। और अंत में कितने रुपये पर बात दोस्तों तय होती है, अंत में बात होती है 30 रुपये पर तय होती है, जिसमें 10 रुपये तो कौन रखेंगे, 10 की तो जो कहता है कि भाई 10 तो तुम रख लो और 20 मुझे दे दो। लेकिन पटेश्वरी कहता है तब बात होती है आधे आधे पर कि 15 मैं रख लूँगा और 15 में तुम चारों लोग बांट लो। तो यहाँ पर क्या है, नोखेराम वाला यहाँ पर ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पर नोखेराम 100 रुपये की बात है वो कहता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। दरोगा को देने के लिए होरी ने झिंगुरी सिंह से कितने रुपए उधार लिए? 50, 30, 40, 20। बताइए। दरोगा को देने के लिए होरी ने झिंगुरी सिंह से कितने रुपए उधार दिए? तो देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया, 30 रुपये वो उधार लेता है। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारी अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। कथन किस पात्र से संबंधित है? गोबर, झुनिया, धनिया, शोभा। देख लिया तुम्हारा न्याय और तुम्हारे अक्कल की दौड़। गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी करना दूसरी बात। कथन किस पात्र से संबंधित है? तो ये जो कथन है दोस्तों, धनिया कहती है। क्या है? सबके सामने कहती है कि 30 रुपये ले जा करके जब हो रही है वो थानेदार को देता है, ले जा रहा होता तभी उसके हाथ से रुपयों को खुसा लेती है और ज़मीन पर वो रुपये फैल जाते हैं। तब वो क्या है, ये बात कहती है कि ये तुम्हारा न्याय और देख लिया, दूध का दूध नहीं हो रहा, ये तो क्या है, गरीब को लूटा जा रहा है। सूद, ब्याज, देड़ी, सवाई, नजर, नजराना, घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए। जेल में सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। कथन किस पात्र का है? धनिया, राम सेवक, भोला, गोबर। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा वो भी किसका हो जाएगा? धनिया का हो जाएगा। दरोगा को रुपए देने के बाद ऐसा किसने कहा कि हराम की कमाई हराम में जाएगी? दाता दीन, पटेश्वरी, नोखेराम, झिंगुरी सिंह। तो देखिए होता क्या है, धनिया के प्रचंड रूप को देख करके तो थानेदार है जो दरोगा है वो घबरा जाता है। उसके बाद में वो रुपए नहीं लेता है, वो कहता है कि ये औरत बड़ी भाई प्रचंड है। तो चारों लोग उसकी बुराई करते हैं, जो पंच वगैरह हैं। अब वो कहता है कि भाई मेरा तो बातचीत हुई थी, अब मुझे तो क्या है, रुपए बिल्कुल चाहिए। तो जल्दी से जल्दी तुम फटाफट फटाफट रुपए मुझको क्या ले आओ, रुपए ले आओ, ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारी क्या करूँगा, थाने में आपको जेल वगैरह भिजवा दूंगा, ठीक है। तब लोग बाग वो रुपए देते हैं और तब उसके बाद में बातचीत करते हैं। दाता दीन जी क्या कहते हैं कि मेरा शराब पड़ेगा, देख लेना, फिर यदि मेरा शराब ना पड़े तो मैं मुँह नहीं दिखाऊंगा। नूखेराम जी कहते हैं कि ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा। पटेश्वरी कहते हैं कि हराम की कमाई हराम में जाएगी। तो ये जो उत्तर है इसका पटेश्वरी हो जाएगा। और झिंगुरी सिंह को ईश्वर की न्यायपरता में संदेह हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दाता दीन कहते हैं कि मेरा शराब पड़ेगा, क्योंकि वो पंडित जी हैं तो शराब देंगे। नोखेराम है कि ऐसा धन कभी फलते नहीं देखा है। और पटेश्वरी कहते हैं हराम की कमाई हराम में जाएगी। आगे चलते हैं। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर को बड़ा ना बनाए, छोटों को कोई नहीं हंसता, नेकी बदी सब बड़ों के सर जाती है। कथन किसका है? होरी, धनिया, पुनिया, दाता दीन। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है ये हो जाएगा किसका? पुनिया का हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ये जो कथन है वो पुनिया का नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये जो कथन है वो धनिया का है, ठीक है। होरी कहता है कि भाई तुम मुझसे गुस्सा थी, ठीक है। धनिया कहती है कि मैं अवाल जान दे देती तो क्या होता? होरी कहता है मैं भी क्या करता, जान दे देता। अब वो कहता है कि हीरा के जाने के बाद पुनिया की जो फिक्र है मुझे मार मार डालती है। तो इसके बाद में धनिया ये कथन कहती है। आगे चलते हैं। नीच कहने को नीच हैं जो ऊंचे हैं, उनका मत तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। लेखक के मतानुसार यह कथन किस पात्र का होना चाहिए? होरी, भोला, शोभा, राम सेवक। तो देखिए होरी है माघ की दोस्तों ऋतु है, और वहाँ पर होरी अपनी मड़ैया में लेटा हुआ है और उस वर्णन को सुनकर के हमें पूस की रात कहानी की याद आती है। तभी उसे लगता है कुछ चूड़ियों वगैरह की आवाज़ है वो आती है, तो उसे लगता है कि देखिए ये जो है या तो पंडित की क्या होगी, लड़की वगैरह होगी या किसी की औरत होगी, और ये मटर उखाड़ने के लिए आई है। खुद नहीं आ सकते तो क्या है, लोग औरतों को क्या कर दिया है, भेज दिया है।
ठीक है। तो नीच कहने को नीचे, जो ऊंचे हैं उनका मत तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निकलनी कि भाई अब तू खोल ले जा, अब तुझसे मैं क्या कहूँ। तो ये होरी है वो मन में दोस्तों सोच रहा है। जिस रुई के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंके से उड़ता देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वह सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकार में बना देगा। लेखकानुसार होरी का यह कथन किसकी तरफ संकेत करता है? गोबर की ओर, गाय की ओर, हीरा की ओर, भोला की ओर। तो लेखक है दोस्तों ये इस माध्यम से कहता है कि जब धनिया उसको जाकर के बताती है कि भाई तुम्हारा तो लौंडे ने क्या कर दी, हरकत कर दी, झुनिया को ले आया, उसको 5 महीने का गर्भ है, तब वो होरी सोचता है कि भाई मैं तो इसको क्या है अब तक बिल्कुल अनाड़ी समझता था, लेकिन इस तरह का निकलेगा। तब लेखक ये बात कहता है, तो ये गोबर की ओर है संकेत करता है। आगे चलते हैं। वह आफत की मारी व्यंग बाणों से आहत, वह आफत की मारी और व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाहें खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वह अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निकल जाने को खड़ा था। लेखक का यह कथन किस पात्र की ओर संकेत करता है? झुनिया, धनिया, पुनिया, सिलिया। बताइए। वह आफत की मारी व्यंग बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छाहें खोजती फिरती थी, और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में। तो ये जो कथन है दोस्तों, कथन किस पात्र की ओर संकेत, तो ये झुनिया की तरफ संकेत करता है। आगे चलते हैं। वही काम बड़े बड़े करते हैं मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, वही काम छोटे आदमी करते हैं तो उनकी मर्जाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। कथन किस पात्र का किससे है? होरी का दातादीन से, होरी का पटेश्वरी से, धनिया का पटेश्वरी से, धनिया का दातादीन से। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है, बड़े आदमियों को नाक, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया भी हुआ है। तो ये कथन हो जाएगा किसका? धनिया का हो जाएगा, पंडित दातादीन से हो जाएगा। दातादीन उसको मिल जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो तुमने बहुत बुरा किया, उस दुष्ट को, उस दुष्टा को अपने घर में नहीं रखना चाहिए था। मक्खी जब दूध में पड़ जाती है तो उसको तो आदमी क्या है, निकाल करके फेंक देता है और दूध पी जाता है। लड़कों से छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन जब तक तुम बरादरी को भात नहीं दोगे, भोज नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? और तू तो समझदार है, होदी तो खैर पागल है। तब वो कहती है कि भाई हमें अपनी इतनी हमारी जो कुल प्रतिष्ठा है हमें इतनी प्यारी नहीं कि उसके पीछे हम एक जीव की हत्या कर डालते। तो धनिया है दातादीन से ये कहती है। लेखक ने गांव का नारद किस मुखिया या पंच को कहा है? पटेश्वरी, नोखीराम, झिंगुरी सिंह, दातादीन। तो लेखक है दोस्तों वो कहता है कि जो दातादीन है वो हार मानने वाले जीव ना थे, बल्कि इस गांव के क्या थे? नारद थे। यहाँ की बात वहाँ से, वहाँ की बात यहाँ से कहते डोलते थे। तो ये क्या है? दातादीन जी को नारद कहा है। एक जगह पर देखिए, एक जगह पर और बात आई है, वो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कि शोभा है वो गांव का विदूषक था बल्कि नारद, इस प्रकार की बात आई है, तो ये भी आप ध्यान रखना। वह चोरी तो ना करते थे पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय अवश्य पहुंच जाते थे। जवानों में जवान बन जाते, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। कथन किस पात्र की तरफ संकेत करता है? बताइए। दातादीन, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, पटेश्वरी। कथन किस पात्र की तरफ संकेत करता है? तो ये भी किसकी तरफ दोस्तों? दातादीन की विशेषता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन है वो भी आपको ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी कोई ना कोई छोटा पार्ट है वो दे करके आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो मेरा तो आपका उद्देश्य रहता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो तथ्य हैं और जितने भी कथन हैं आपको उनसे परिचय कराऊँ। बुखार के दिनों में कौन कुनैन बांटकर यश कमाता था? पटेश्वरी, बिंदेश्वरी, गंडा सिंह, ध्यान सिंह। बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा गंडा सिंह है, गंडा सिंह है वो एक पुलिस का आदमी था, ठीक है, और उनकी अच्छी धाक थी।
कुनैन बांट करके यश कमाता था। कोई यदि बीमार है तो उसका हालचाल पूछने जाते थे। छोटे मोटे जो झगड़े हैं वो आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपनी पालकी कालीन है वो लोगों को देते थे। ठीक है, जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। ये गंडा सिंह के बारे में लेखक कह रहा है। गोदान के अनुसार बताइए कि गांव में पुण्यात्मा के रूप में कौन मशहूर था? मंगरू शाह, ध्यान सिंह, पटेश्वरी, गंडा सिंह। पुण्यात्मा के रूप में कौन मशहूर था? गोदान के अनुसार बताइए कि गांव में पुण्यात्मा के रूप में कौन मशहूर था? तो देखिए पटेश्वरी हैं वो पुण्यात्मा के रूप में मशहूर थे, क्योंकि पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा कौन सुनते थे? पटवारी होने के नाते खेतों को बेगार में जुतवाते थे। तो ये पटेश्वरी हो जाएगा। समाज तो भय के बल चलता है, आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। कथन किस पात्र का है? पटेश्वरी, दाता दीन, माता दीन, झिंगुरी सिंह। तो ये दोस्तों ये भी कथन हो जाएगा किसका? पटेश्वरी जी का हो जाएगा। जब पहले तो क्या है, धनिया है वो उसको नीचा दिखाती है दाता दीन को। फिर पटेश्वरी होरी, पटेश्वरी होरी से मिलता है। होरी भी अपनी बात कहती है कि भाई उसके पेट में वगैरह में बच्चा था तो उस प्रकार उसे कैसे निकाल देते। ठीक है, लेकिन जो उसके साथ में आई थी वही भाग गया, हमारा तो लड़का ही चला गया। तो गांव के विधाताओं की बैठक होती है और तब वो अपने क्या है इन पर क्या है टीका टिप्पणी करते हैं। दाता दीन जी कहते हैं कि भाई आजकल 4 पैसे हो गए भाइयों का दबा करके तो मुझसे लड़ने के लिए धनिया है वो तारी हो गई। जहाँ पेट पर रोटी खाई और टीड़ा चले, इससे तो क्या है शास्त्रों में कहा है कि नीच जात को लतियाना अच्छा है। पटेश्वरी कहते हैं कि समाज भय के बल चलता है, आज ऐसी घटना हो गई, यदि आगे भी हमारे तुम्हारे घर में होगी तब कैसे सिस्टम चलेगा। तो ज़रूर इन पर क्या लगाना चाहिए? तावान लगाना चाहिए। पटेश्वरी का कथन है। आगे चलते हैं। प्रातःकाल पूजा में बैठ जाते थे, 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। कथन किस पात्र की ओर इशारा करता है? ध्यान सिंह, झिंगुरी सिंह, नोखेराम, दाता दीन। बताइए। तो ये दोस्तों कहा है किसके बारे में? नोखेराम के बारे में, कि नोखेराम है वो कुलीन ब्राह्मण थे। ठीक है, इनके दादा हैं वो किसी राजा के दीवान थे और अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके क्या हो गए? साधु हो गए थे। इनके बाप भी राम नाम की क्या है खेती में ही उम्र काट दी थी। नोखेराम को यह भक्ति है वो किसमें? वंशक्रम के रूप में, आनुवांशिक रूप से मिली थी और परंपरा के रूप में मिली थी। तो ये बात है नोखेराम के बारे में। आगे चलते हैं। होरी पर कितने रुपए व अनाज का तावान पंचों द्वारा लगाया गया? 100 रुपये 20 मन अनाज, 200 रुपये 30 मन अनाज, 100 रुपये 50 मन अनाज, 100 रुपये 30 मन अनाज। तो देखिए होरी पर कितने रुपए का? 100 रुपये और 30 मन अनाज डांड है वो लगाया गया। बिरादरी में उनके जीवन में वृक्ष की भांति जड़, बिरादरी उनके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें रोम रोम में बंधी हुई थीं। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। कथन के द्वारा किस पात्र की मन स्थिति की तरफ संकेत है? होरी, धनिया, गोबर, झुनिया। तो देखिए बिंधी हुई थी, बंधी हुई नहीं, बिंधी हुई। तो ये होरी की मन स्थिति की तरफ संकेत है कि जब पंच हैं फैसला सुनाते हैं कि भाई आपको 100 रुपये और 30 मन दाढ़ है वो लगाई जाती है, तब होरी की मन स्थिति का उल्लेख किया गया है कि वो बिरादरी से, यहाँ पर हमें प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी की याद आती है कि पंचों का जो फैसला है वही होरी स्वीकार करता है कि पंच में तो परमेश्वर निवास करते हैं। आगे चलते हैं। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। कथन किसका है? पुनिया, गोबर, झुनिया, धनिया। तो जब होरी नहीं मानता है, पंचों की आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, तब धनिया उससे प्रतिवाद स्वरूप ये बात कहती है। किसकी? धनिया का कथन है
कि बहुत ज़्यादा सीधा है, वो कहती है तुम इतने ज़्यादा सीधे क्यों हो। आदमी का जब सीधा होता है तो उसके सीधे फन ये होता है, कुत्ते भी क्या करते हैं, मुंह को चाटने लग जाते हैं। एकाएक सिर पर मंडराने वाले धिक्कार की कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। माँ बाप लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं, जब उनमें ममता ही नहीं तो कैसे माँ बाप। लेखक के अनुसार किसकी स्थिति का वर्णन है? सोना, झुनिया, गोबर, कोदई। तो यहाँ पर दोस्तों किसकी स्थिति? गोबर की स्थिति का वर्णन है। गोबर झुनिया को लेकर के आ रहा होता है, दोनों में बातचीत होती है कि भाई तुम पहले जाओ, वो कहती है तुम पहले जाओ, वो कहता है तुम पहले जाओ, तुमसे यदि कुछ कहेगा तो मैं आ जाऊंगी, ठीक है, कह देना कि बाजार से मैं सामान लेकर के लौट रही थी, तब यहाँ पर रात हो गई तो यहाँ पर आ गई। तो गोबर की मन स्थिति है बताई गई है। लेखक के अनुसार गोबर से संबंध रखने वाला कथन नहीं है, उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझें। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। भागता हुआ एक सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ावा सुनकर पीछे लौट पड़ा। वहां नर का मत आग्रह ना था, ना वह उद्दीप्त लालसा, ना शावकों की मीठी आवाज़ें। बताइए। लेखक के अनुसार गोबर से संबंध रखने वाला कथन नहीं है। तो गोबर से संबंध रखने वाला कथन दोस्तों कौन सा नहीं है? गोबर सोच रहा होता है कि भाई उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझेंगे माँ बाप मेरे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता। भागता हुआ सिपाही, ये भी बात बिल्कुल सही है। वहाँ नर का मत ताग, लेखक बता रहा है, ये गोबर सोच रहा है, ठीक है। तो ये तीनों कथन है वो गोबर से संबंधित हैं। अब झुनिया के बारे में कहता है कि वहाँ नर का मत आग्रह ना था, ना वो दीप्त लालसा, तो ये झुनिया से संबंधित कथन है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। बुरा रोग है एक बेर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। पंक्ति के अनुसार बुरा रोग क्या है? ताड़ी पीना, चिलम पीना, लंगड़ा बुखार, दरिद्रता। बताइए। तो यहाँ पर देखिए गोबर है, जब उसको पता होता है कि धनिया को देख करके झुनिया को हो रही है और वो हैं वो ले जाते हैं भीतर, उसको तसल्ली हो जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं। तो वो जाकर के जिस मड़ैया में होरी लेटा हुआ था उसी में जाकर के पहुंच जाता है। सुबह जाने के लिए मंसूबे बांधने लगता है। अगले दिन भूखे पेट ही वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर देता है। रास्ते में उसको भूख लगती है और तब वो एक घर में लोटा डोर मांगता है पानी पीने के लिए। लेकिन जब उसको वो कहता है कि भाई खाली पानी पियोगे, कुछ खाया वाया है कि कुछ तो खाया नहीं है, तब वो कोई गुड़ की बेली है वो ले आता है। वो कहता है कि कुछ तंबाकू वगैरह भी तुम पीते हो, चिलम वगैरह? तब वो कहता है कि नहीं पीता। तब वो आदमी कहता है कि भाई बहुत बुरा रोग है, एक बार पकड़ ले तो ज़िंदगी भर नहीं छोड़ता है। तो चिलम पीना ये रोग कहा गया है। आगे चलते हैं। तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना ही पड़ेगा, मारने से तो वह पढ़ेगा नहीं, उसे तो स्नेह से ही पढ़ाया जा सकता है। किसका कथन है? गोबर, मथुरा, होरी, भोला। बताइए। तो देखिए आपको लग रहा होगा दोस्तों कि कितने सारे कथनों के क्वेश्चन, लेकिन आजकल जिस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं कोई भरोसा नहीं है कि परीक्षक है वो कहाँ से क्या बना करके रख दे। ऐसे ऐसे कथन अब तक आए हैं जिनकी सोच भी नहीं सकते, बहुत शानदार कथन गोदान में हैं। उनके भरोसे पर ही कोई यदि चला जाता है तो उसको पता ही नहीं पड़ा कि भाई इस तरह का कथन, क्यों आजकल ऊट पटांग प्रश्न देने का सिलसिला है वो बढ़ गया है। तो ये जो कथन है दोस्तों गोबर का कथन है। गोबर जब जा रहा होता है तो रास्ते में देखता है कि स्त्री पुरुष में लड़ाई हो रही है। वो वहाँ पर देखने लग जाता है और वो कहता है भाई तुम इसको क्यों इस तरह से मार रहे हो? तो वो स्त्री कहती है कि भाई मेरा पति है, कुछ भी करे तुम्हें मतलब क्या। दोनों में लड़ाई होने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे भी बीच बचाव होकर के गोबर चलने लगता है तब वो स्त्री कहती है कि किसी भले घर का आदमी लगता है, आप जाकर के इसको बुला लाओ, अपनी बहन के संबंध के लिए इसे ठीक कर लेना, शायद कुंवारा होगा। तब जो आदमी है वो उसको जाता है, जिसका नाम होता है कोदई, वो उसको बुला करके लाता है, क्षमा मांगता है, घर में आता है, कह देना कि भाई इस औरत की थोड़ी सी क्या है, मेरी माता जी की भी दिक्कत है, इस औरत में लड़ाई हो जाती है, ये रूठ करके भाग आती है। तो वो माता जी को दोस्तों समझा रहा होता है कि तुमको तो क्या है भाई, तुम्हारी इज्जत, इसका बाप है वो तो घसियारा होगा, तो उसकी तो इज्जत जाती नहीं, अब तुम्हारी बहू है तो तुम्हारा नाम डूबता है, तुम्हारे आदमी का नाम डूबता है। तो ये तो यूँ समझो, इसको समझाना तो ये है कि तुमको तो बूढ़े तोते को राम नाम पढ़ाना होगा, मारने से पड़ेगा नहीं, स्नेह से ही पढ़ा, तो इसको प्यार से समझाओ। तो ये गोबर है वो कोदई की माता को समझा रहा है। आगे चलते हैं।
खाली स्थान बाजार जा पहुंचा, इतने आदमी नगर में कहाँ से आ गए, आदमी पर आदमी गिरा पड़ता था। गोबर किस बाजार में पहुंच गया था, शमशाबाद बाजार, फरीदाबाद बाजार, जहानाबाद बाजार, अमीनाबाद बाजार। बताइए। तो इतनी मेहनत का दोस्तों यही उद्देश्य होता है कि आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं जाए। एक क्लास को बनाने में लगभग प्रश्नों की इतना टाइप करने में 6 घंटे में जाकर के आपकी उससे भी ज़्यादा में आपकी तैयार होती है। तो आप ज़रूर क्लास को लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, जिससे कि हमें और आपका उत्साह मिले अगली क्लास बनाने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा दोस्तों, अमीनाबाद के बाज़ार में गोबर है वो पहुंच जाता है और वहाँ देखता है कि बहुत सारी जो कामगारों की भीड़ है वो लगी हुई है। उसको देख करके गोबर ने इतनी भीड़ है वो एक साथ कभी नहीं देखी थी। आगे चलते हैं। जाड़ों की ठंडी ऋतु ऐसी क्रीड़ाओं के लिए आदर्श ऋतु है। किस क्रीड़ा की बात हो रही है, कबड्डी, सतोलिया, कुश्ती, प्रेम क्रीड़ा। ठंडी नहीं है, ठंडी ऋतु। तो जब वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को काम मिल जाता है, कुछ बूढ़े बड़े रह जाते हैं, तभी वहाँ पर मिर्ज़ा खुर्शीद हैं दोस्तों, वो आते हैं और वो कहते हैं कि सबको काम करना है, 6 आने पर वो मेरे साथ हो जाए। ठीक है, सभी उसके साथ हो जाते हैं। तभी पूछता है कोई कि भाई काम क्या है, काम क्या है, काम तो क्या है, केवल कबड्डी खेलनी है। सभी लोग हों चक्के हो जाते हैं। तब लेखक कहता है कि भाई जाड़ों की जो ऋतु है, मिर्ज़ा खुर्शीद को इस प्रकार के शौक़ हमेशा चर्राए रहते थे। तो ये कबड्डी के बारे में कहा गया है। जिस बात का आज तक कभी निश्चय नहीं हुआ और ना कभी होगा, उसका निश्चय मैं भला क्या कर सकता हूँ। लोग आंखें फोड़कर और किताबें चाटकर जिस नतीजे पर पहुँचे, वहाँ तो मैं यूं ही पहुँच गया। कथन किस पात्र का है, मेहता, राय साहब, मिर्ज़ा खुर्शीद, तंखा। तो ये दोस्तों कथन किसका है, ये मिर्ज़ा खुर्शीद का कथन है। मालती कहती है कि भाई फिलोसफर का जोड़ तो किससे हो सकता है, फिलोसफर से ही हो सकता है। मिर्ज़ा कहते हैं कि मैं क्या फिलोसफर नहीं हूँ, मैं भी फिलोसफर हूँ। मालती कहती है तो बताइए आप कैसे फिलोसफर हैं, आइडियलिस्ट हैं या फिर मैटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकवादी हैं या विचारवादी हैं। तो वो कहता है मैं दोनों हूँ, जहाँ पर जैसा सोच रहा है मैं वैसा ही बन जाता हूँ। मालती कहती है तो इस संबंध में आपका कोई भी निश्चय नहीं है, एक मत नहीं है। तब मिर्ज़ा जी इस बात को कहते हैं। आगे चलते हैं। जब अपने लाभों की बातों का इतना टाल मटोल है तो दूसरों को आप लोगों से क्या लाभ हो सकता है। इसी से कहते हैं रियासत आदमी की अक्ल चर जाती है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारी की रियासतें जब्त कर लूँ। किसका किससे कथन है, खन्ना का मालती से, मिर्ज़ा का राय साहब से, मालती का राय साहब से, खन्ना का राय साहब से। बताइए। किसका किससे कथन है। मेरा बस चले तो मैं ताल्लुकेदारी की रियासतें जब्त कर लूँ। तो ये दोस्तों किसका है, खन्ना का किससे कथन है, राय साहब जी से कथन है। आगे चलते हैं। नई सभ्यता का आधार धन है, विद्या और सेवा, कुल और जाति सब धन के सामने हे हैं। कभी कभी इतिहास में ऐसा अवसर आ जाते हैं जब धन को आंदोलन के सामने नीच देखना पड़ता है, मगर इसे अपवाद समझिए। किस कथन किसका किससे है, खन्ना का राय साहब से, मिर्ज़ा का मालती से, खन्ना का मेहता से, मालती का तंखा से। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका है, ये तंखा जी हैं। वो मालती जी को किस पर, टुल्ले पर चढ़ा रहे हैं कि भाई मालती जी आप खड़ी हो जाइए और आपको मैं 10-20 हज़ार है वो दिलवा दूंगा। ठीक है, लेकिन मालती कहती है कि भाई जो रानी जी हैं वो खड़ी हो रही हैं तो वो तो 2-4 लाख खर्च कर दें, मेरे पास इतना धन भी नहीं है। और यदि आप व्यक्ति के आधार पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं तो मैंने तो कभी क्या है जेल भी नहीं गई हुई, एक बार जेल जाने के सिवा मैंने कुछ भी नहीं किया, और वो भी मैं अपने मतलब से जेल गई थी, जिस प्रकार से राय साहब और खन्ना जी गए थे। तो वो कहती है कि नई सभ्यता का जो आधार धन है, तो ये कहती है कौन, मालती कहती है। मालती का तंखा से ये कथन हो जाएगा। बहुत ही शानदार कथन है।
खन्ना ने कहा मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, तो खन्ना जी कौन सा खेल खेलते थे? बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, पोलो। बताइए। मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, राय साहब जी पूछते हैं। मिर्जा खुर्शीद कहते हैं, मेहता जी कहते हैं कि भाई आइए हमारी कुश्ती हो जाए, वो हो जाए, कबड्डी हो जाए। तब राय साहब भी कहते हैं कि भाई एक जोड़ हमारा भी हो जाए खन्ना जी से। खन्ना जी कहते हैं तो मैं गवारों के खेल नहीं खेलता, तो वो कहते हैं कि मैं तो क्या खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ। निम्न में से कौन सा मेहता का कथन नहीं है? मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपने को मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। पुरुष आकर्षित होता है पुरुष आकर्षित होता है स्त्री की ओर जो सर्वांश में स्त्री हो। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ। स्त्री में वह सामर्थ्य नहीं है, वह अपने को मिटाएगी तो शून्य हो जाएगी। बताइए। कौन सा कथन मेहता का क्या है, असंगत है, गलत है? तो देखिए, मेहता जी कहते हैं कि मेरे जेहन में औरत, ये किससे कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मिर्ज़ा खुर्शीद जी से। मिर्ज़ा खुर्शीद जी कहते हैं कि अब तो आपको बधाई हो, शादी होने वाली है। वो कहते हैं किससे हो रही है? कि मालती जी से हो रही है। कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मालती में सब कुछ है लेकिन शादी लायक वो नहीं है। तो मेरे जेहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपने को मिटाकर पति की आत्मा का अंश बन जाती है। बिल्कुल सही बात है। पुरुष आकर्षित होता है उस स्त्री से जो सर्वांश में स्त्री हो। संसार में जो कुछ सुंदर है उसी को मैं स्त्री कहता हूँ। ये भी बात बिल्कुल सही है। पुरुष में वह सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने को मिटाएगा तो क्या करेगा, शून्य हो जाएगा। पुरुष हमेशा दोस्तों क्या करता है कि अपने को मिटा नहीं पाता है, समर्पण नहीं कर सकता है। और यदि वो समर्पण करेगा तो वो क्या है, भगवान की तरफ भागता है। ठीक है, वो तेज प्रधान जीव है, अहंकार और ज्ञान का पुतला है, सीधे ईश्वर में लीन होने की कल्पना किया करता है। इस प्रकार की बातें पुरुष के बारे में मेहता जी कह रहे हैं। तो ये चौथा ऑप्शन इसका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मेहता के कथन से असंगत है? मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सकूं। ब्याह तो आत्मसमर्पण है। प्रेम जब आत्मसमर्पण का रूप लेता है तभी ब्याह है, उसके पहले अय्याशी है। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ जो मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे अपने प्रेम और त्याग से। बताइए। निम्न में से कौन सा मेहता के कथन से असंगत है? मैं ऐसी बीवी चाहता हूँ जिससे मैं आइंस्टीन के, यही दोस्तों कथन अलग गलत हो जाएगा कि मैं ऐसी बीवी नहीं चाहता जिससे मैं आइंस्टीन के सिद्धांत पर बहस। ब्याह आत्मसमर्पण, ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मैं ऐसी औरत चाहता हूँ मेरे जीवन को पवित्र और उज्ज्वल बना दे, ये भी बात बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो जाएगा। सुख के दिन आए तो लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। क्या मैं ऐसी अंधी हूँ जो आदमी का दिल नहीं पहचानती? कथन किसका है? धनिया, सिलिया, पुनिया, झुनिया। बताइए। तो पहला वाला जो क्वेश्चन में मैंने पुनिया बताया था, तो इसी क्वेश्चन की मुझे ध्यान आ गई थी। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका है? पुनिया का हो जाएगा। पुनिया है, वो आग लेने के लिए जाती है तो देखती है चूल्हा वगैरह ठंडा पड़ा है, तो वो धनिया से बातचीत कर रही होती है कि क्यों नहीं करा। धनिया कह देती है घर में जब दाना ही नहीं है। तो वो कहती है कि भाई मुझसे क्यों नहीं कहा, ये सब कुछ हो रही मैं तो नहीं, तो मेरे घर में भर रखा है कमा कमा करके। सुख के दिन आए तब लड़ लेना, दुख तो साथ रोने से ही कटता है। तो पुनिया का ये दोस्तों कथन हो जाएगा। वह एक देशभक्त पुरुष की पत्नी है। देशभक्त के पास अपनी भक्ति के सिवा और क्या संपत्ति है? कथन के अनुसार वह देशभक्त कौन है? ओंकारनाथ, पटेश्वरी, सूर्य प्रताप सिंह, राम सेवक। तो ये दोस्तों देशभक्त है, वो क्या कह रहे हैं, लेखक जी लिख रहे हैं कि भाई ओंकारनाथ जी है वो ऐसा सोचते थे, उनकी पत्नी वगैरह है वो थोड़ी जबान की क्या है, बुरी थी। बेफालतू की बातें हैं वो बोल देती थी, कभी कभी नई साड़ी नए गहनों के लिए जिद्द करती रहती थी। तब खन्ना ओंकारनाथ जी सोचते हैं कि भाई देशभक्त पुरुष की पत्नी है तो उसके पास में अपनी देशभक्ति के सिवा कुछ भी नहीं है, तो ये उसकी पत्नी को समझना चाहिए। ओंकारनाथ जी का कथन है। निम्न में से कौन सा ओंकारनाथ का कथन नहीं है? कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं, सिद्धांत प्राणों से भी प्यारे होते हैं, यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है, एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं। बताइए।
तो देखिए, कर्तव्य के आगे व्यक्ति कोई चीज़ नहीं, ये भी बात कहते हैं। सिद्धांत प्राणों से प्यारे होते हैं, ये भी बात कई बार ओंकारनाथ जी ने कही है। यह समाचार पत्रों का योग है, सरकार तक उनसे डरती है, ये बात राय साहब कहते हैं। एक व्यक्ति के सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है, ये बात ओंकारनाथ कहते हैं। क्या होता है कि जब राय साहब को पता चलता है कि होरी से पंचों ने तावान वसूल किया है, तो वो नौकीराम को ताकीद करते हैं कि जितना भी लिया है वो सब मेरे पास में पहुंच जाना चाहिए। जब इस बात को पंचों को पता चलता है कि भाई उसने तो क्या है, होरी ने तो केवल अपना घर लिखवा दिया था, ठीक है, 80 रुपये में, अनाज वगैरह तो रखा हुआ था, लेकिन अब रुपये कहाँ से आए। तो वो योजना बताते हैं कि ओंकारनाथ को एक बार बिजली के संपादक को पत्र लिख करके, पटेश्वरी कहते हैं कि उसको पत्र लिखते हैं, और वहाँ पर राय साहब की इस बार की बात छपेगी तो उन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। जब वो पत्र वहाँ पर पहुँचता है तो ओंकारनाथ को लगता है कि यदि ये बात सही हुई तो मुझे छापनी पड़ेगी, लेकिन एक बार राय साहब से इस बारे में पूछ लेना चाहिए, और उनका जो विचार है वो भी आकर के बता दें, मैं वो भी छाप दूंगा। राय साहब को वो बुलाते हैं, तब राय साहब उनमें बातचीत होती है कि भाई आपने इस प्रकार की घटना करी, अब मैं बिल्कुल उसको छापने के लिए रेडी हूँ, यदि आपको कुछ कहना है तो बताइए। तब वो बातचीत इनमें होती है कि वो कहते हैं कि भाई मेरे कर्तव्य का कोई चीज़ नहीं है। तो राय साहब कहते हैं समाचार पत्रों का योग है भाई, आपसे तो सरकार तक डरती है। आपके पास ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मर्यादा का झमेला नहीं, आप निर्भीक हो सकते हैं। आपको कुछ खबर है अदालतों में कितनी रिश्वतें चल रही हैं, कितने गरीबों का खून हो रहा है, कितनी देवियां भ्रष्ट हो रही हैं। कथन किस पात्र का किससे कहा गया है? ओंकारनाथ का राय साहब से, मेहता का राय साहब से, राय साहब का खन्ना से, राय साहब का ओंकारनाथ से। तो ये जो दोस्तों कथन है वो किसका हो जाएगा? राय साहब का। किसका हो जाएगा? राय साहब का ओंकारनाथ से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राय साहब का कथन नहीं है? आप भी संसार में सुख से रहें, मैं भी चाहता हूँ, इससे क्या फ़ायदा कि न्याय और कर्तव्य का ढोंग रचकर मुझे भी जेरबार करें, खुद भी जेरबार हों। कुत्ता हड्डी की रखवाली करे तो खाए क्या? मुझे किसानों के साथ जलना मरना है, मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितैषी नहीं हो सकता। जो गरीबों को लूटता है उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत समझाना ना पड़ेगा। तो ये ऊपर के तीनों कथन तो दोस्तों राय साहब के हो जाएंगे, लेकिन जो चौथा कथन है वो हो जाएगा ओंकारनाथ का। जब राय साहब 1500 रुपये की बात कर जाते हैं बिजली की प्रतियों के लिए, तब उनकी पत्नी गोमती आती है कि आज कैसे मुँह लटकाए बैठे। वो कहता है मैं तो खुश हूँ, मेरी तो आज 1500 रुपये की बोनी हुई है। तब वो कहती है रुपये कौन कह गया? कि राय साहब वादा करके गए हैं कि वो रुपये दे दिए कि नहीं दिए। तो ऐसे लोगों के क्या है, राजनेताओं की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए। गोमती उसको भड़का देती है, तब वो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि भाई जो गरीबों को लूटता है, यदि उसने ऐसा मेरे साथ में किया तो उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को वो समझाना मुझे नहीं पड़ेगा। देखिए, मोटे रईस हैं, इनके पेट में ऐसे कितने वादे हजम हो सकते हैं? जितने वादे करते हैं अगर सब पूरा करने लगें तो भीख मांगने की नौबत आ जाए। कथन किस पात्र का है? मालती, ओंकारनाथ, गोमती, मेहता। तो यही वो समझा रही है दोस्तों। ओंकारनाथ की पत्नी है, क्या नाम है? गोमती नाम है। मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर नहीं आया था, इसलिए मुझे शिकायत नहीं है। मैं जनता की सेवा करने आया था और वह यथाशक्ति किए जाता हूँ। राष्ट्र का कल्याण ही मेरी कामना है। कथन किसका किससे है? राय साहब का ओंकारनाथ से, ओंकारनाथ का राय साहब से, मेहता का राय साहब से, राय साहब का नौखेराम से। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन हो जाएगा कि मैं इस तरफ धन और भोग की लालसा लेकर के नहीं आया था, ठीक है, ये कथन हो जाएगा किसका? ओंकारनाथ का हो जाएगा। किससे? राय साहब से कथन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी आज की क्लास रही। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएं इस चैनल पे बहुत ही एमसीक्यू के साथ में करवाई जाती हैं। तो यदि आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी रचनाओं की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। कोई रचना नहीं मिल रही है, आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारी रचनाएं दोस्तों आपको करवाई जाएंगी। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।